हेलो। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बताया था, अशोक के शिलालेख के बारे में बताया था। लेकिन अगर मौर्य काल में हम देखें तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा मौर्य वंश में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिससे मौर्य वंश आगे काफ़ी समय तक भारत में प्रभावी रह पाता। मौर्य वंश का अशोक के बाद समझिए कि धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, और कुछ समय बाद मौर्य वंश का पूरी तरह से पतन हो जाता है, मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे उसका टॉपिक है मौर्य वंश के पतन का कारण या मौर्य साम्राज्य का पतन। मगध साम्राज्य जो कि अजातशत्रु, बिंबिसार, इसके बाद नंदों के कारण, महान पद्मनंद के कारण जाना गया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद अशोक के उपरांत कुछ उत्तराधिकारी अल्प समय के लिए इसके शासक बने और इसके बाद मगध से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। भारत का जो एक उस समय का राजनीतिक केंद्र बिंदु था मगध, मौर्य साम्राज्य के साथ ही कुछ समय तक वो और अस्तित्व में रहा। इसके बाद भारत में अन्य राजवंशों की स्थापना हुई। आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में अध्ययन करते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जो एक इतना विशाल साम्राज्य का राजवंश जो था उसका पतन हो गया। तो जो इसका सबसे पहला कारण अगर हम देखते हैं इतिहास में तो निर्बल शासक आता है। सबसे पहला जो बिंदु है मगध के मौर्य साम्राज्य के पतन का, वो निर्बल और अयोग्य शासक थे। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके जो भी उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए और निर्बल हुए। उनमें अपने शासन के संगठन की करने की क्षमता, राज्य के संचालन की योग्यता का सर्वथा अभाव था। इनके उत्तराधिकारियों ने अशोक की मृत्यु के पश्चात अपने साम्राज्य का विभाजन कर लिया। जैसे कश्मीर में जालौक, वीरसेन ने गांधार में अपने स्वतंत्र प्रदेशों की स्थापना की। इसी काल में ही मौर्य साम्राज्य से विदर्भ भी स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अशोक के बाद कोई एक ऐसा शासक मौर्य वंश में नहीं होता है जो समस्त राज्य का शासन केंद्रीकृत कर पाता, राज्य को संगठित करता, विभाजन से रोक पाता या बाह्य आक्रमण से मगध की रक्षा कर पाता। तो निर्बल शासक ऐसे कारण थे जो आक्रमण आदि का सामना नहीं करने के कारण, विभाजन को नहीं रोकने के कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो ये सबसे पहला बिंदु था जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। जो दूसरा कारण था वो था प्रशासन का एकीकरण। मौर्य साम्राज्य के पतन का भी एक बहुत ही इतिहास में या इतिहास विषय में जो है इसका पॉइंट या प्रश्न आते रहते हैं। तो ये कारण ये भी था प्रशासन का एकीकरण। ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो ये बहुविकल्पीय भी आ जाते हैं जिसमें से कोई एक कारण दे सकते हैं या तीन कारण दे सकते हैं और चौथा कारण कोई भिन्न हो, या इसका कहीं पर विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्नों में ये आ सकता है। अगला जो था प्रशासन का एकीकरण था। मौर्य काल में सभी महत्वपूर्ण कार्य उस समय राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। हर चीज का जो सर्वे सर्वा होता था वो राजा होता था।
उसे राज्य में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। जो ये वरिष्ठ पदाधिकारी होते थे मौर्य काल में, वो राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। क्योंकि राजा उनकी नियुक्त करता था तो वो राजा के ही सबसे व्यक्तिगत होते थे, राजा के ही व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। इसलिए उनकी जो निष्ठा होती थी वो राज्य के प्रति कम होती थी, अपने को निर्वाचित करने वाले या सिलेक्ट करने वाले राजा के प्रति ज्यादा होती थी। प्रशासन में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का एक अभाव हो गया था। राजा ही मालिक था, राजा ही सर्वे सर्वा था। साम्राज्य में उस समय राजाओं ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। गुप्तचर ऐसे थे जो समाज में लगभग हर जगह पर उस समय व्याप्त थे। ऐसी स्थिति के कारण जो जन सामान्य की प्रजा थी वो भयाक्रांत रहती थी, वो डरती रहती थी। सामान्य नागरिक प्रशासक जो होता था वो राजा के नियंत्रण में होता था। इस कारण गुप्तचरों के जाल फैला होने के कारण आप ये मान सकते हैं कि राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप रहता था। नौकरशाही का अत्याचार की उस समय पर्याप्त गुंजाइश होती थी। जब आपके ऊपर पूरा सरकारी तंत्र निगरानी रखता है तो आप ये मान सकते हैं कि जो नौकरशाही का अत्याचार है वो आप पर हो सकता है। यदि ऐसी व्यवस्था थी तो जो नौकरशाही के अत्याचार की, तो उसका जो संचालन राज्य का होता है, ये आप मानिए कि कर्मचारियों के साथ साथ सबसे ज्यादा उस समय के राजा की योग्यता पर निर्भर होता है कि राजा हमारा कितना योग्य है। चूंकि अशोक अपने समय का एक शक्तिशाली राजा था, योग्य शासक था, उसके अंतर जो है शासन के संचालन की एक कला थी, इसलिए अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने समय की एक ही या केंद्रीकृत कर रखा था। लेकिन जो अशोक की मृत्यु के पश्चात जो निर्बल शासकों के हाथ में केंद्रीय सत्ता चली जाती है, इस कारण जो राजा के व्यक्तिगत पदाधिकारी होते हैं वे राजा के लिए घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कि राजा अगर मजबूत होता है तो उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो उससे डाउन रहते हैं, लेकिन अगर राजा अयोग्य हो जाता है तो पदाधिकारी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। यही अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य शासन में होता है कि जब शासक अयोग्य हो जाता है, निर्बल होता है, तो जो पदाधिकारी होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। निर्बल शासक होने के कारण जो केंद्रीय सत्ता है ये लगभग जाती रहती है, पदाधिकारियों के खेमे में बटी रहती है। तो प्रशासन का जो एकीकरण होता है वो विकेंद्रीकरण हो जाता है। और जो साम्राज्य का विकेंद्रीकरण इतनी तेजी से होता है या इतना बड़ा हो जाता है कि अशोक के बाद कोई ऐसा शासक नहीं होता है जो प्रशासन का एकीकरण कर पाता। प्रशासन का जो होता है वो विकेंद्रीकरण हो जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। और चूंकि विकेंद्रीकरण को कोई शक्तिशाली राजा को रोकने की आवश्यकता होती है, कोई शक्तिशाली राजा हो, और शक्तिशाली राजा का सर्वथा अभाव होता है। मगध में अशोक के बाद कोई ऐसा राजा नहीं रह जाता है जो शक्तिशाली स्थिति में हो, और धीरे धीरे जो प्रशासन अशोक के समय में एकीकरण होता है वो शासन धीरे धीरे विकेंद्रीकरण में बदल जाता है और मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो जो प्रशासन का एकीकरण का अभाव था, समझिए ये हमने एक शब्द छोड़ दिया था, एकीकरण का अभाव हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है। अगला जो होता है वो होता है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। अर्थात अशोक के बाद जो होता है वो राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो जाता है, राष्ट्रीय चेतना में कमी आ जाती है। लोग जो है राष्ट्र के बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में अधिक सोचते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो अस्तित्व था वो उस समय के उनके शक्तिशाली राजाओं पर उपलब्ध था, मतलब राजाओं पर ही निर्भर था, और जो राजा था वही उस समय का राष्ट्र होता था। राष्ट्र और समाज जो था वो राजा से नीचे होता था, सबसे पहला राजा होता था, फिर समझिए कि राष्ट्र होता था या समाज होता था। भौतिक दृष्टि से राज्य उस समय असमान रूप से विकसित रहता था। जो राज्य का कुछ क्षेत्र था वो ज्यादा डेवलप था और कुछ क्षेत्र था वो कम डेवलप था।
राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य काल में नहीं पाई गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि यवनों का जब आक्रमण होता है तो वो कभी संगठित रूप से इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। जब जब मौर्यों का या मौर्यों पर यवनों का आक्रमण होता है तो वो उस क्षेत्र का जो सीमांत का राजा होता है या उस समय का जो राज्यपाल होता है, स्थानीय राजा होता है, वो अलग अलग ढंग से उन युद्धों का मुकाबला करता है। अर्थात भारत के सत्ता पर जब बाहरी आक्रमण होता है तो पूरे राष्ट्र में जो है राष्ट्रीय भावना नहीं आती है। जिस क्षेत्र पर आक्रमण होता है उसी क्षेत्र का प्रतिरोध होता है, अर्थात उतने में ही वो राष्ट्रीय जो भावना होती है वो एक सीमित दायरे में होती है और वो लोग युद्ध लड़ते हैं। तो जब बाहरी आक्रमण होता है तो पूरा मगध साम्राज्य उसके लिए संघर्ष नहीं करता है। जो वहां का स्थानीय राजा होता है या जो वहां पर राजा का प्रतिनिधि होता है, सरदार होता है, वो अपने ढंग से अलग अलग ढंग से उस मुकाबले को करता है। देश की जो केंद्रीय सत्ता होती है वो पाटलिपुत्र होती है, लेकिन पाटलिपुत्र से उस शासक को, जो सरदार होता है या स्थानीय राजा होता है, उसको कोई सहायता नहीं मिलती है। अपना लड़ाई लड़ता है, अगर जीत गया तो ठीक है और नहीं तो वहां पर विदेशी कब्जा हो जाता है, धीरे धीरे वो राष्ट्र को खाने लगता है। तो ये भी एक कारण होता है कि राष्ट्रीयता का भाव नहीं रहता है। जिस क्षेत्र पर आक्रमण हो वहां के लोग लड़े, वो निपट लें, अगर वो अपना राज्य बचा ले गए तो बचा ले गए, नहीं तो उनको केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से भी राज्य धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है, प्रतिदिन वो जो है अपने अस्तित्व को खोता हुआ चला जाता है। अगला जो है वो है आर्थिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। चूंकि मौर्य साम्राज्य काफी विशाल होता है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला होता है, इसलिए विशाल मौर्य साम्राज्य में जो आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर होता है उसमें भी काफी विषमता पाई जाती है। गंगा घाटी के आसपास का जो प्रदेश होता है वो अधिक समृद्धशाली होता है, कृषि के हिसाब से बहुत ही आगे होता है, जबकि उत्तर दक्षिण के जो प्रदेश होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। पहले भाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है जो गंगा घाटी के मैदान का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर व्यापार और जो वाणिज्य है उसके उपयुक्त अवसर उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र संपन्न होगा वहां पर व्यापार होगा, वहां की उन्नति अधिक होगी। तो इसलिए जो गंगा के क्षेत्र का भाग होता है वहां पर व्यापार और वाणिज्य के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं, जो कि दूसरा भाग जो दक्षिण का होता है वहां की अर्थव्यवस्था इस कारण से कम हो जाती है या कमजोर होती है, क्योंकि वहां पर व्यापार और वाणिज्य के जो स्रोत होते हैं वो कम होते हैं और उनके पास विकल्प भी कम होते हैं। अर्थव्यवस्था असमान होने के कारण साम्राज्य का समान रूप से विकास नहीं होता है। जो क्षेत्र ज्यादा डेवलप होता है, जहाँ का जो व्यापार और वाणिज्य वो ज्यादा डेवलप होता है, और जहाँ का जो आर्थिक पिछड़ापन है वहाँ पर वो समाज का ज्यादा विकास नहीं होता है। इसलिए समान रूप से साम्राज्य का विकास नहीं होने के कारण भी असमानता बनी रहती है। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा, सामाजिक प्रथाएं भिन्न भिन्न होते हैं, पृथक होते हैं। प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी घोर उस समय विषमता पाई जाती है। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र के में सामाजिक पर्व या त्योहार ऐसे दूसरे ढंग से मनाए जाते हैं, कहीं पर दूसरे, तो समझिए वो उस क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं, पूरे राष्ट्र में नहीं मनाए जाते हैं। और जब कोई चीज पूरे राष्ट्र में नहीं मनाई जाती है तो सबकी संस्कृतियां भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात समान संस्कृतियां एक संस्कृति उस राज्य में नहीं होती है। जब संस्कृतियों में बंटवारा होता है तो आप ये मान लीजिए कि क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। तो ये एक कारण होता है कि जो सांस्कृतिक पृथकता होती है उसके कारण भी राज्य केंद्रीकृत नहीं हो पाता है, उनमें आपस में अंदरूनी बंटवारा बना रहता है। अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग
अपने अभिलेखों में करके उसको राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास किया था। ये सही है कि अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग ज्यादा किया और उसको अपने समय में राष्ट्रीय भाषा बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी भारत के उत्तर पश्चिम में यूनानी और अरामीक भाषा फैली थी। इसी प्रकार से भारत के दक्षिण में तमिल भाषा अपने विकसित स्तर पर थी और ये दो भाषाएं पृथक रूप से पूरे राष्ट्र की एकता में बाधक बनी थी। इसलिए भाषाई अनेकता, सांस्कृतिक अनेकता और सामाजिक अनेकता के कारण मौर्य साम्राज्य एक राष्ट्र नहीं बन पाता है और उस साम्राज्य का पतन होने लगता है। अगला जो होता है वह है प्रांतीय शासकों का अत्याचार। जैसे आपके दिमाग में आता है कि मौर्य जैसा साम्राज्य कैसे, जिस अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद पूरे साम्राज्य का डंका बजा दिया, वो कैसे उसका जो है विनाश हो गया। तो प्रांतीय शासक का अत्याचार ये भी एक कारण होता है। आखिर उसका कैसे पतन हुआ, तो उसके पतन के जो कारण थे वो ये थे और उसका डिटेल में आपको बता रहा हूं। प्रांतीय शासकों के भी जो अत्याचार हैं वो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। चूंकि मौर्य साम्राज्य काफी दूर तक फैला था, विस्तृत क्षेत्र में फैला था, इसलिए मौर्य साम्राज्य में दूर के प्रदेशों में जो प्रांतीय पदाधिकारी राजा के प्रतिनिधि होते थे वो वहां की जनता पर अत्याचार करते थे। चूंकि उनको पता था कि यहाँ पर जो वो अत्याचार कर रहे हैं उसकी खबर राजा तक नहीं पहुंच पाएगी या बहुत देर में पहुंचेगी, क्योंकि उस समय संवाद का या समाचार का कोई ऐसा आधुनिक जैसा साधन नहीं होता है। इस मौर्यों के जो सीमांत के राजा हैं, उनके जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उनके अत्याचार के कारण मौर्य शासन में जनता धीरे धीरे मौर्य शासन के अपोजिट या विरुद्ध होती चली जाती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहला विद्रोह होता है वो बिंबिसार के शासनकाल में तक्षशिला में होता है, जिसको कि वहां का स्थानीय राजा जब दबा नहीं पाता है तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार जो है अशोक को भेजता है। अशोक के वहां पर पहुंचने पर वहां के सभी निवासी इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं कि ना तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और ही ना राजा बिंदुसार के विरोधी हैं, किंतु यहाँ का जो दुष्ट अमात्य है वो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारा पराभव करता है। इस प्रकार तक्षशिला में अशोक के शासनकाल में भी एक विद्रोह होता है जो अमात्यों के अत्याचार के कारण ही होता है। तक्षशिला के अमात्य के इस अत्याचार को दबाने के लिए बाद में अशोक अपने पुत्र कुणाल को भेजता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो अशोक के सीमांत के प्रदेश हैं वहां अमात्यों का अत्याचार होता रहता है और वहां की प्रजा जो है उन अमात्यों से परेशान रहती है। कलिंग में भी जो जनता, जो कलिंग क्षेत्र अशोक ने जीता था, वहां पर भी जो जनता होती है वो प्रांतीय पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार से दुखी रहती है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण है या इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य है अशोक ने अपने अभिलेख में खुद लिखाया है। अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में वहां के न्यायाधीशों को न्याय के मामले में निष्पक्ष और उदार रहने का शासनादेश लिखवाया है, आदेश दिया था। इससे ये पता चलता है कि दूर के प्रदेशों में चाहे वो न्याय स्तर से या प्रांतीय पदाधिकारियों के स्तर से अत्याचार होते रहे हैं और वो राजा के संज्ञान में था। अशोक या बिंदुसार ने अपने समय में शक्तिशाली होने के कारण प्रजा के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखा, लेकिन जब अशोक के निर्बल शासक हुए और वो उन अमात्यों के अत्याचार को दबा नहीं पाए तो वो धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का बंटवारा या विभाजन होता चला गया। मौर्य शासकों में शालिशुक एक ऐसा शासक था जो अमात्य तो अत्याचारी थे, वो स्वयं भी बहुत बड़ा अत्याचारी था। ये सब ऐसे कारण थे जिससे जनता की नजर में मौर्य शासन के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वो मौर्य शासकों से घृणा
करने लगे और निर्बल राजाओं के कार्यकाल में इसी कारण अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, अर्थात वो स्वतंत्र हो गए थे। इसी प्रकार से जो अगला कारण होता है वो है करों की अधिकता, टैक्स। टैक्स की जो अधिकता है, अगर टैक्स की भी अधिकता किसी राज्य पर हो जाएगी तो समझिए राज्य में अंदरूनी विरोध, इसके बाद ओपन विरोध होने लगता है। परिवर्ती मौर्य शासक अर्थात अशोक के बाद के मौर्य शासक के समय में देश की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही संकटग्रस्त हो जाती है। इस कारण आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह या करों का एकत्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। अशोक या चंद्रगुप्त के काल में ही टैक्स की व्यवस्था के कारण बदनाम थी, लेकिन उनके में जब इतनी टैक्स थे तो निर्बल शासकों ने और टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया था। अशोक के परिवर्तित शासकों के काल में गणिकाओं पर, वैश्यालयों पर और जो अभिनेता या कलाकार होते थे उन पर भी टैक्स लगा दिया गया था। पतंजलि ने बताया है कि राज्य ने अपने कोष को भरने के लिए जनता के अंदर उस समय धार्मिक भावना को भी जागृत किया था। वो छोटी छोटी मूर्तियां बनवाते थे और उसे जनता के बीच महंगे दामों में बिकवाते थे। इस प्रकार से भी वो धन का एकत्रीकरण करते थे। मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी, उसका वेतन और देखभाल के लिए भी धन की आवश्यकता होती थी। क्योंकि जब विशाल सेना थी तो उसके रख रखाव, उसके वेतन प्रबंध के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती थी। इसलिए धन संग्रहण करने के लिए जनता पर भारी कर लगाए जाते थे। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें करों की एक लंबी सूची मिलती है, अर्थात एक लंबा विवरण है जिससे टैक्स वसूला जाता था। अगर उस सूची को हम देखें और माने कि वास्तव में इसके हिसाब से टैक्स या कर लिया जाता था तो आप ये मान सकते हैं कि करों की भी अधिकता असंतोष का कारण थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बौद्ध संघों को अत्यधिक दान दिया था, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य का राजकोष है वो धीरे धीरे खाली होता चला गया। उसको भरने के लिए जनता पर तरह तरह के उपाय लगा करके कर वसूली का एक कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कारण मौर्य साम्राज्य की जनता का जो जीवन होता है वो कष्टमय हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के केंद्र मगध में सीमांत राज्यों से भी पर्याप्त आय नहीं हो पाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य के उत्तर में, मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में जो राजकीय सिक्के होते थे उसमें चांदी में मिलावट होने लगी थी और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ही मिलावटी सिक्के बनने लगे थे। मौर्य काल में मिलावटी सिक्के बनने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मौर्य काल के अंतिम समय में उनकी आर्थिक व्यवस्था लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी थी। तो ये भी कारण था। अगला जो कारण है जो कि मौर्य साम्राज्य जिसके कारण जाना जाता है वो स्वयं उसी का पतन का भी कारण बनता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अशोक का उत्तरदायित्व, या स्वयं अशोक भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। कैसे? मौर्य साम्राज्य का हमने बताया जो पतन का, जो मौर्य साम्राज्य एक अशोक के कारण सबसे ज्यादा जाना जाता है, वही अशोक उसके पतन का भी उत्तरदायी होता है। अशोक ने निःशुल्क सार्वजनिक कार्यों को, जनता के हित के कार्यों को करने के लिए पितृवत आचरण करना प्रारंभ किया था, अर्थात वो प्रजा वात्सल्य सम्राट था। इसलिए अपनी जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए सार्वजनिक
कार्यों के लिए उसने अपने खजाने को लगभग खाली कर दिया था। अशोक द्वारा जो सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च किया जाता था वो एक हिसाब से उसके खजाने को क्षति पहुंचाता था। तो अशोक ने सार्वजनिक कार्यों में अपने धन को खर्च किया। अशोक ने पशुबल पर रोक लगा दिया। पशुबल वैदिक सभ्यता में पशुबल मान्यता प्राप्त था, लेकिन बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने अहिंसा को मार्ग को अपनाते हुए पशुबल पर रोक लगा दिया। पशुबल पर रोक लगाने से उस समय का जो ब्राह्मण समाज था वो नाराज हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ आदि की क्रियाओं में पशुओं का बलि देते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण यज्ञ पर भी रोक लगाई, और जो उस समय का ब्राह्मण समाज होता है वो यज्ञ को उस समय के मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ मानते हैं, अर्थात वो मानते हैं कि यज्ञ जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। तो इस कारण वो समाज भी अशोक से नाराज हो जाता है। चूंकि अशोक का जो कार्य था, उसकी जो शक्ति थी, इस कारण उसका जनता के बीच में सम्मान था या भय था। इसलिए ब्राह्मणों ने अशोक के काल में विद्रोह नहीं किया था। अशोक ने ब्राह्मणों की तुलना में बौद्ध भिक्षुओं को ज्यादा महत्व देना चालू किया था। अशोक ने अपने एक रूपनाथ लघु शिलालेख में लिखाया है, जिसमें उसने बताया है कि उसने अर्थात अशोक ने भूदेवों को अर्थात ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। अशोक ने खुद लिखाया है रूपनाथ लघु शिलालेख में कि मैंने भूदेवों अर्थात ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। इसके इस कथन से पुष्टि होती है कि अशोक के काल में ब्राह्मणों का पराभव होता है, उनकी प्रतिष्ठा का विनाश होता है। धर्म महामात्र की अशोक ने नियुक्ति किया था, जो बौद्ध भिक्षु होते थे। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति को भी अशोक ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने में एक महती भूमिका निभाई थी। अर्थात जब अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया तभी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा नष्ट होती है। अशोक ने न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दंड में समता का व्यवहार अर्थात समता का सिद्धांत लागू किया था। इससे पहले ब्राह्मणों को दंड में छूट मिलती थी या उनसे मुक्ति मिल जाती थी, अर्थात एक प्रकार से वैदिक काल में ब्राह्मणों को एक विशेषाधिकार था कि उनको दंड में कुछ कमी रखी जाती थी, उनके साथ थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता था। अशोक ने जब समता का व्यवहार लागू कर दिया, अशोक की धार्मिक नीतियों से भी ब्राह्मणों में संतोष हुआ और समता के व्यवहार से जो उनका एक विशेषाधिकार मिला था कि कम सजा मिलेगी, समान व्यवहार के कारण उनको भी वही सजा मिली जो एक जन सामान्य को मिलती थी। तो इस कारण से भी ब्राह्मणों में संतोष हो जाता है। चूंकि अशोक शक्तिशाली राजा होता है, इसलिए ब्राह्मण अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी के काल में या उसके उत्तराधिकारी राजाओं के समय में राजाओं और ब्राह्मणों का टकराव होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी की यह परिणति होती है कि पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि होता है, वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उनका काम तमाम कर देता है। तो ये ब्राह्मणों से उसका जो एक विरोध होता है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का विशेष कारण होता है। अशोक की जो अहिंसावादी नीति है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक विशेष कारण बनती है। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात अहिंसा की नीति को अपना लिया था, अहिंसा के मार्ग को अपना लिया था। उसने दिग्विजय करने का जो एक वो होता है, राजाओं का पैशन होता है या शौक होता है, उसका अंत कर दिया था। अर्थात रणभेरी को उसने धम्मभेरी में बदल दिया था। अब वो रण में विजय नहीं, उसने धम्म विजय आरंभ कर दिया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म के मार्ग को अपना लिया था
अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी इस बात की घोषणा कर रखी थी कि उसने युद्ध को निषेध कर दिया था, युद्ध करने पर रोक लगा दी थी। जब आप युद्ध नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सेना होती है वो भी कमजोर होने लगती है। तो इस प्रकार से जो मौर्यों की एक विशाल सैनिक शक्ति होती है वो भी निस्तेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सेना धीरे धीरे जब उसका उपयोग नहीं होता है तो वो फ्री का वेतन खाते हैं और फ्री में राजकीय कोष से भोजन करते हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो बेकार और क्षीण हो जाती है। सैनिक लोग जो होते हैं मौर्यों की शांति की नीति के कारण निस्तेज होते चले जाते हैं। इसी के कारण वो धीरे धीरे अंदरूनी रूप से क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवर्तन के इच्छुक हो जाते हैं। ये भी सैनिकों की जो असंतुष्टि होती है ये भी विशेष कारण होती है, और इसी के कारण जो उनका एक सेनापति होता है पुष्यमित्र सिंह, उसको प्रोत्साहन मिलता है और उसके नेतृत्व में सेना विद्रोह करती है और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो ये भी एक विशेष कारण होता है। इसी प्रकार से है राज दरबार का षड्यंत्र। किसी भी राज्य या किसी भी परिवार को या किसी भी वंश का जो विनाश होता है वो उसके षड्यंत्र, उसमें जो अंदरूनी षड्यंत्र चलते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है। तो राज्य दरबार का जो षड्यंत्र था वो भी मौर्यों के पतन का एक विशेष कारण बनता है। जैसे कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक और सुसीम के बीच लगभग 4 साल तक भीषण युद्ध होता है। 4 साल के भीषण युद्ध में षड्यंत्रों का दौर चलता है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, संघर्ष होता है। इसलिए षड्यंत्र और संघर्ष के कारण भी इस विशाल साम्राज्य की नींव हिल जाती है, उनकी जड़ें हिल जाती है। एक विशाल साम्राज्य में जब 2 खेमे पड़ते हैं, षड्यंत्र होता है ये कैसे किसी को नीचा दिखाएं, तो निश्चित रूप से उसका पराभव प्रारंभ हो जाता है। तो जब बिंदुसार के बच्चों में ये षड्यंत्र होते हैं तो इसी प्रकार से अशोक के भी कई रानियां होती हैं और कई पुत्र होते हैं। इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अर्थात अशोक की मृत्यु के पश्चात उनमें भी अंदरूनी षड्यंत्र होते हैं और इन षड्यंत्रों के कारण ही मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। जैसे कि अशोक के पुत्र कुणाल को उसकी विमाता या अशोक की पत्नी तिसरचिता षड्यंत्र करके ही अंधा बना देती है। तो इस प्रकार से परिवार का अंदरूनी संघर्ष व षड्यंत्र, राज दरबार का अंदरूनी षड्यंत्र भी मौर्य साम्राज्य का पतन का एक विशेष कारण बनता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्वयं ये सलाह दिया है कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, राजा को विजय करके राज्य के विस्तार करना चाहिए, शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन अशोक ने इसके उलट नीति अपना लिया था। उसने अपने उत्तराधिकारियों को आक्रमण पर रोका और विजय की नीति का त्याग किया। जिस मगध के राजा ने कलिंग से युद्ध किया उसने धीरे धीरे शांति अपनाने की सलाह दिया, पारिवारिक षड्यंत्र हुए। तो इस प्रकार से भी मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है। विशेष बात अगर देखें तो अशोक जो है अपनी इस नीति पर पूरी तरह से दृढ़ रहता है, जबकि उसके पास उस समय विशाल सेना होती है, पर्याप्त साधन होते हैं, संसाधन होते हैं। वो चाहता तो और विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसने कोई विजय प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार से इसके राज्यपाल या इसको कर देने वाले राजाओं पर भी इसने एक अहिंसा की नीति अपना रखी थी, उनको टाइट नहीं रखता था। इस प्रकार से उन पर भी वो असर नहीं रख पाया और वो धीरे धीरे विद्रोह करके अपने को स्वतंत्र घोषित करते चले गए। इसी प्रकार से अशोक की जो ये नीति है कि वो शांत है, लेकिन उसके पड़ोसी शांत नहीं थे, उन पर वो प्रभाव नहीं डाल पाया और मौका पा करके पड़ोसी राजा जो मगध के ऊपर हैं वो अशोक के बाद उस पर बाज जैसे झपट्टा मारते हैं, उन पर युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। इसी कारण उत्तर पश्चिम की सीमा पर आक्रमण
होते हैं। और इसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य में यवन, कंबोज, भोज, आटविक आदि जो अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जो आधी स्वतंत्रता के अधीन होते हैं, वो भी अवसर पा करके अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं। इसी प्रकार से सीमा की अनदेखी या सीमा को हम जैसे रखें, अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म के प्रचार में या धर्म के प्रचार में इस कदर से संलग्न हो जाता है कि उसने अपने राज्य की सेना को खत्म कर दिया, उनका उपयोग करना बंद कर दिया, राज्य में कार्याधिकता ये सब तमाशा काफी उसने फैला रखा था। इसके साथ उसने अपने राज्य की सीमा को भी सुरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने उत्तरी और दक्षिणी सीमा को सुरक्षित नहीं रखना और उस पर उसने कोई प्रयास नहीं किया, जबकि वो दोनों उस समय बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे, जहां से आक्रमण होने की संभावनाएं हो सकती थी। अगर आप देखें तो अशोक के ही लगभग समकालीन शासक चीन के सिन हुआंग ने 274 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व के बीच में चीन की दीवार बनाया था या बनवाया था। एक ऐसा उदाहरण दिया था जिसने दिखाया था कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चीन ने चीन की दीवार को बनाया है। लेकिन अशोक ने ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया या उसकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। मौर्य साम्राज्य के शासकों की ऐसी कोई सोच नहीं विकसित हुई कि वो चीन के सिन हुआंग जैसे अपने यहाँ पर भी कोई दीवार बनाते या सीमा को सुरक्षित रखते। इसी कारण मौका पा करके सीमा की सुरक्षा न होने के कारण शक, पहलव, ग्रीक या यूनानी लोगों ने भारत में प्रवेश का अवसर ढूंढा और मौका पा करके आक्रमण होकर के वो धीरे धीरे सफल होते चले जाते हैं। तो ये ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण एक विशाल मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। धन्यवाद।